वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं। वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। करना यही है, समय यही है, चाहे तो सोना बना दो या सोने में बिता दो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। दोस्तों, एक बार फिर से जीनियस जंक्शन 31 यूट्यूब चैनल वेलकम्स ऑल ऑफ यू हियर। आज हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट पार्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए बिना समय नष्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, कल आप लोगों ने निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स एंड यस यस सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला जाना था, और एज आई रिमेम्बर कुछ सेंटेंसेस भी दिए थे हमने आप लोगों को। कमेंट में आप जिस भी सेंटेंस को डिफिकल्ट मानते होंगे लिख देंगे और उसको बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे। उसमें का एक बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आज बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक सेंटेंस था कल के SW में, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं, पहचान की बात आप सबको तो क्लियर ही हो जानी चाहिए। फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया था कि लास्ट में देखेंगे, वाक्य के अंत में देखेंगे किन क्रिया शब्दों पे वाक्य का अंत हो रहा है। ता हूं, ती हो, ते हैं, ती हूं आदि क्रिया शब्दों पर अगर अंत होता है तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव क्यों? क्योंकि नहीं लगा हुआ है। नहीं लग जाए तो उसका मतलब होता है नकारात्मक, नकार देने वाला, मना कर देने वाला। यानी कि मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं बोले तो आई प्रोनाउन है, और बताया था आई वी यू दे प्लूरल होता है, आई वी यू दे प्लूरल। और यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पे डू नॉट नहीं लगना है, डू नॉट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कभी नहीं। इस तरह के एग्जाम्पल पिछले वीडियो में बता चुका हूं। वंस अगेन रिपीट कर देता हूं। कभी नहीं जब सेंटेंस में आ जाए तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, और नेवर के साथ में बच्चों डू नॉट, डज नॉट नहीं आता है। तो आई नेवर, अब ये नेवर का प्लेस, एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ने पढ़ाया था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इस बात को भी स्मरण रखिए आप लोग कि एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सेंस होता है सेंटेंस में। दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये अनिवार्य नहीं कि एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ये सेंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही सेंस है, इसलिए नेवर ही लगेगा यहाँ पे। आई नेवर सब्जेक्ट हो गया, फिर ये नेवर आ गया, उसके बाद क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब की बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि डू नॉट, डज नॉट नेवर के साथ आना ही नहीं है, खत्म। तो सीधे मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? कहना। कहना बोले तो से। अब से की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों लिख दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी प्लूरल है ही, वर्ब भी हमारी प्लूरल ही है, देन नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। आई नेवर से, मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं। क्या बचा? ऐसा। ये भी ध्यान रखिए, हिंदी वाक्य में कर्ता का जो पड़ोसी होता है अंग्रेजी में बनाने पर अधिकतर आखिरी में चला जाता है, अधिकतर मामलों में आखिरी में जाता है, हर जगह नहीं। तो ऐसा बोले तो सो,
आई नेवर से सो, क्या हो जाएगा? आई नेवर से सो। चलिए नोट कर लीजिए। और इस टाइप के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, गिवन एक्सरसाइज करते रहें। और यहाँ इस चैनल के द्वारा जो आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं उनको आप अपनी अभ्यास नोटबुक पे जरूर करें। डिफिकल्टी लगे तो अवश्य पूछें। चलिए ठीक, क्लीन कर देता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आज बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू ट्रांसलेट, व्हाट आर द सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक ही लाइन में लिख देंगे, सिंगुलर प्लूरल तो आप जान ही गए हैं, सीधे सीधे स्ट्रक्चर। 1 मिनट। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में सेंटेंसेस वाले वीडियोज में देख लेना, बताया जा चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों एक बार और दोहरा देते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप को यस आर नो टाइप कहा जाता है, सेकेंड टाइप को डब्ल्यू एस टाइप बोला जाता है। तो सबसे पहले यस आर नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप यानी कि यस आर नो टाइप, अर्थात क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। देखो बच्चों, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस होंगे वो क्या शब्द से ही शुरू होंगे, शुरुआत में ही क्या लिखा रहेगा हिंदी के, उनको कैसे बनाएंगे। उनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RS प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर डू कहाँ पे लगेगा, डज कहाँ पे लगेगा। पिछले वीडियोज में पढ़ाया गया है, फिर भी यहाँ जरूर बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए डू जैसे बताया था, डू होता है बड़ा भाई और डज होता है छोटा भाई। तो छोटा छोटे के साथ जाएगा, बड़ा बड़े के साथ जाएगा। मतलब ये हुआ, ये बड़ा है तो ये प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा, पी फॉर प्लूरल, ठीक है। ये छोटा है तो ये यस, यस फॉर सिंगुलर के साथ जाएगा। अब इसको ऐसे पी और यस से याद रख सकते हैं। डू बोले तो पी, डज बोले तो यस, पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सिंगुलर, यानी कि डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना, और डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो पी और एस से याद किया जा सकता है, और छोटा भाई बड़ा भाई से भी याद किया जा सकता है। आप जैसे आपको उचित लगे वैसे याद रख लेना। तो डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर RS, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। क्या उसका भाई तुम्हारी मदद करता है? क्या उसका भाई तुम्हारी मदद करता है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या शब्द से ही वाक्य की शुरुआत हुई है हिंदी में। तो जब हिंदी में ऐसा सेंटेंस हो, अंग्रेजी बनाना हो, तो क्या की इंग्लिश जनरली आप लोगों को वाट पता होगी। वाट मीन्स क्या, कुछ लोग वाट भी कहते होंगे, लेकिन वाट ना कह करके वाट बोला करें, ठीक है। तो सीधे सीधे दिमाग में आ रही होगी कि वाट लगा देंगे, नहीं लगेगी, नहीं। क्या शब्द से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि देखा जाता है वाक्य किस टेंस में है और सब्जेक्ट कैसा है। वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब अपना अर्थ भी देती है, साथ में क्या का भी अर्थ देती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अतः हेल्पिंग वर्ब डू और डज दो है, डू या डज। तो
कैसे क्या करना है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देख के फिट होएगा। उसका भाई बोले तो सिंगुलर ही होगा, उसका भाई, उसके भाई अगर होता तो प्लूरल में हो सकते हैं, लेकिन उसका भाई लिखा है तो जाहिर सी बात है कि एक वचन होगा। एक वचन बोले तो सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो यस, यस बोले तो डज, है ना, तो डज आएगा यहाँ पे, सबसे शुरू में डज आएगा। अब डज के बाद क्या लिखा है फॉर्मूला में, देखिए भाई, सब्जेक्ट, क्या लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये मत मान लेना कि उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, बच्चे कर भी देते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट जो है मुख्य किसकी बात की गई, हेड वर्ड कौन सा है, भाई की बात की गई ना, तो उसका भाई, खाली उसका नहीं होगा, खाली उसका क्या, हाथ मुंह पैर दांत, ऐसे नहीं, उसका भाई। सब्जेक्ट क्या है, उसका भाई। सब्जेक्ट जो है मोर देन वन वर्ड होता है, सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि एक ही शब्द वाला भाग सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट एक शब्द से ज्यादा भी होता है। जैसे यहाँ पे है ना, उसका है, फिर भाई ये दो शब्द हो गए, तो दो शब्दों का एक सब्जेक्ट है, तो डज हिज ब्रदर, डज हिज ब्रदर। मेन वर्ब क्या, फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या है, मदद करना। मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के ठीक पहले लिखी होती है, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के ठीक पहले लिखी होती है, यानी मेन वर्ब ठीक हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखी होती है। मदद करना, मदद करना बोले तो अब यहाँ पे बच्चे डू अलग कर देंगे, नहीं होता अलग, हेल्प मीन्स मदद करना होता है, ठीक है। तो डज हिज ब्रदर हेल्प। अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारे, तो बच्चे लोग तुम्हारे की योर पढ़े हैं आप लोग ना, ज्यादातर योर ही कर देते हो, बनाते हैं, देखता हूँ योर कर देते हो, योर यहाँ नहीं है, लिखा तो जरूर योर है, लेकिन मदद करते हैं तुम्हारी, मतलब तुम, तो तुम्हारी क्या हो जाएगा, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अब चूंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट पजेसिव के रूप में नहीं आता, पजेसिव के साथ में और कुछ होगा तो आएगा, अकेला नहीं आएगा, तो वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ये ग्रामर की डीप चीज है। तो हेल्प यू, डज हिज ब्रदर हेल्प यू, डज हिज ब्रदर हेल्प यू, वो पुल स्टॉप लगा दिया था, आप लोगों ने बताया भी नहीं। डज हिज ब्रदर हेल्प यू, क्या उसका भाई तुम्हारी मदद करता है। ये हो गया एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या तुम यहाँ रहते हो, क्या तुम यहाँ रहते हो। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम प्लूरल है, तो पी किसके ऊपर लिखी हुई है, डू लग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ये डू या डज में से दोनों में से कुछ हो गया ना, तो अब सब्जेक्ट पे आ जाइए सीधे। सब्जेक्ट है हमारा तुम बोले तो यू, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा तो वी वन बोले तो रहना, यहाँ पे मुख्य क्रिया होती है भाई सब सेंटेंस में, तो लिव, डू यू लिव, क्या तुम रहते हो। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, यहाँ बोले तो हियर, डू यू लिव हियर। ठीक है बच्चा लोगों, समझ गए होंगे आप लोग, डू यू लिव हियर, ये हो गया। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बता देते हैं, नोट कर लीजिए फिर क्लीन कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा बच्चा, बच्चा लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, अब सेकेंड टाइप, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, अर्थात सेकेंड टाइप को WH टाइप भी कहते हैं, यानी कि अर्थात कोई प्रश्नसूचक शब्द, कोई प्रश्नसूचक शब्द
जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, क्या आदि वाक्य के बीच में आया हो। तो देखिए सेकंड टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है, हिंदी का वाक्य अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो उस वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया गया होगा। प्रश्न सूचक शब्द का मतलब है ऐसा शब्द जो प्रश्न की सूचना देता हो, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, किस लिए, कौन, कब, क्या, ऐसे करके ये सब प्रश्न सूचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो ये वाक्य के बीचों बीच में आए होंगे। देन इंग्लिश में जब बनाएंगे तो क्या होगा, यानी कि तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, डू ओब्लिक डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रट लीजिए, डू या डज। डू फॉर पी के लिए, डज फॉर एस के लिए, पी फॉर प्लूरल के लिए, एस फॉर सिंगुलर के लिए। तो फिर क्या हो गया, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट रहेगा, फोर्थ नंबर पे वर्ब रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आरएस रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोगों नोट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस क्वेश्चन मार्क, है ना। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे जैसे मोनू अब क्या चाहता है। देखो बच्चा लोगों क्या लिखा है मोनू अब क्या चाहता है। ये वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि उधर से कोई जवाब आएगा, किसी पार्टिकुलर प्लेस के रूप में जवाब आ सकता है, किसी पार्टिकुलर चीज के रूप में जवाब आ सकता है, किसी पार्टिकुलर थिंग के रूप में जवाब आ सकता है। जैसे बाय द वे लिखा है मोनू अब क्या चाहता है, तो क्या चाहता है कि बदले में कुछ ना कुछ आपको पार्टिकुलर जवाब मिलेगा। तो इस प्रकार से भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप समझे जा सकते हैं कि जब हमें किसी प्रश्न के बदले में किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चले, विशेष स्थान के बारे में पता चले, विशेष चीज के बारे में पता चले, विशेष ढंग के बारे में पता चले, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ही होगा। फर्स्ट टाइप में केवल हाँ और ना का जवाब मिलेगा ना, क्या तुम पढ़ते हो, जवाब होगा यस आई डू और यस आई रीड। अब जवाब अगर निगेटिव होगा तो नो आई डोंट डू या नो आई डू नॉट रीड, ऐसे भी होगा, है ना। तो यहाँ क्या के बदले में कोई आपको इस पार्टिकुलर चीज का जवाब आएगा। तो ऐसे वाक्यों में बच्चा लोगों क्या करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, जो बीच में आ गया वर्ड तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखेंगे। यानी कि इसमें प्रश्न सूचक शब्द कैसे पहचानेंगे, अगर मोनू अब चाहता है, इतना पढ़े तो ये लग रहा है कि हाँ मोनू अब चाहता है, कुछ चाहता होगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। अब जब ये क्या बीच में घुस गया तो ये प्रश्न बना रहा है, इट इज मेकिंग अ क्वेश्चन, है ना, इट इज आस्किंग समथिंग अबाउट, तो ये कुछ पूछ रहा है, तो क्या ही क्वेश्चन वर्ड है। तो हम क्वेश्चन वर्ड के प्लेस पे क्या को रिप्लेस कर देंगे, क्या बोले तो क्या होता है बच्चा लोगों, वाट, वाट बोले तो क्या। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा ना, तो डू या डज में से कुछ लगाएंगे। अब डू डज कैसे डिसाइड करेंगे भाई, इसको देख के, सब्जेक्ट को देखो भाई, सब्जेक्ट क्या है, मोनू, मोनू बोले तो एक आदमी का नाम है ना, आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन है तो सिंगुलर ही होता है।
तो सिंगुलर है तो यस कहाँ पे है, ये देखो, तो डज लग जाएगा। व्हाट डज, फिर क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो वाक्य में जो हेड है, हेड हेड बोले तो जिसके बारे में बात की गई ना, मोनू के बारे में, तो मोनू कर देंगे। व्हाट डज मोनू, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर क्या छूट रहा, तीन चीजें बताया था साथ में रहती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आना है ना, जैसे लिखा भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, वर्ब जैसा कि बताया है कि सहायक क्रिया के ठीक पहले होती है। ता हूं के पहले क्या लिखा, चाह बोले तो चाहना, चाह बोले तो इच्छा, इच्छा रखना, चाहना, तो चाहना बोले तो वांट। व्हाट डज मोनू वांट। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा, अब क्या बचा, अब बचा, है ना। तो अब बचा, यानी कि ऐसे वही वाला रूल याद कर लो कि सब्जेक्ट का पड़ोसी, सब्जेक्ट का पड़ोसी ज्यादातर आखिरी में जाता है, तो ये आखिरी में ही जाएगा, क्योंकि हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी के वाक्य से थोड़ी सी नफरत जैसी चीज है ना। देखो हिंदी कहती नहीं भैया बेटा मैं इस शब्द को मैं अपने पड़ोस में रखूंगी, अंग्रेजी कहती है तुम दोनों फ्रेंड थे ना, तुम दोनों फ्रेंड थे, मैं तुम दोनों को इतना दूर कर दूंगी कि तुम रहोगे ईरान में, तुम रहोगे पाकिस्तान में, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो व्हाट डज मोनू वांट नाउ, ऐसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे वे कितने सवाल हल करते हैं, वे कितने सवाल हल करते हैं बच्चा लोगों। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, खाली कितने नहीं है, कितने खाली कह दोगे कितने, तो कितने क्या कितने, इसके साथ में ये भी जुड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है, जैसे कहते हैं बोतल में कितना पानी है, अब अंग्रेजी दे देते तो बच्चों को बनाने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, कितना की लिख देते हैं, हाउ मच, और पानी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली जो हाउ मेनी और हाउ मच है, ये परिमाणवाची और संख्यावाची होते हैं, तो इनके साथ में क्वांटिटी तो होनी ही होनी है। तो इसमें कितने सवाल के जगह पे क्या आएगा उत्तर, नंबर, कोई संख्या आएगी ना, तो कितने फिर सवाल एक साथ रहेगा, तो हाउ मेनी, कितने बोले तो हाउ मेनी, हाउ मेनी, सवाल को सम्स भी कर सकते हो और क्वेश्चंस भी कर सकते हो, सम्स लिख दीजिए, हाउ मेनी सम्स। यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, ये भी राइट है, हाउ मेनी सम्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। अब क्या बचा है, डू और डज। तो सब्जेक्ट क्या हमारा है, वे बोले तो आई वी यू दे प्लूरल है ना। तो पी किसके ऊपर लिखी हुई है, डू के नीचे पी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है, तो डू आएगा। फिर क्या है, सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक, ओब्लिक का मतलब है दोनों नहीं, कोई एक, एक बार में कोई एक। तो सब्जेक्ट क्या हमारा है, वे बोले तो दे, हाउ मेनी सम्स डू दे, हाउ मेनी सम्स डू दे, क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया, तो तीसरा फ्रेंड कौन सा छूट रहा है, वर्ब, वर्ब छूट रही है। ये ऐसे याद रखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये तीनों घनिष्ठ मित्र होते हैं। ठीक है, तीनों फास्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो हाउ मेनी सम्स डू दे, हल करना बोले तो सॉल्व, हाउ मेनी सम्स डू दे सॉल्व, हाउ मेनी सम्स डू दे सॉल्व, हो गया। तो बच्चा लोगों आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसमें करना क्या है, इन्हें कैसे याद रखना है भाई, याद रखना है रिवीजन के द्वारा, थ्रू द रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन है, रिवीजन के द्वारा ही आप याद रख सकेंगे। इंग्लिश और मैथ में बड़ा अंतर है, मैथ में जैसे सूत्र याद रख लो, सूत्र याद है, सवाल पढ़ा, समझ में आया कि हाँ ये ऐसे से होगा, ठीक ना। कुछ चीजें मैथ और इंग्लिश की समान है, कुछ चीजें डिफरेंट है, तो सूत्र जैसे होता है उसमें, वैसा ही सूत्र इसमें है, तो इस सूत्र को याद रख सकोगे, लेकिन खाली सूत्र याद रख लेने से ट्रांसलेशन में आप
एक्सपर्ट नहीं होंगे। आपको आइडेंटिफिकेशन भी याद रखना होगा और नियमित रूप से ट्रांसलेशन करते रहना होगा। ये नहीं याद कर लिया पहले साल में, पहले साल के पहले महीने में याद कर लिया और 12वें महीने में एग्जाम होना है तो पहले महीने में जो याद था उसको याद ही मान के 12वें महीने में एग्जाम देने बैठ गए तो हुआ क्या, हम उनकी तरफ देखते रहे, वो हमारी तरफ देखते रहे, न उनको कुछ आता था न हमको कुछ आता था। उन्हें भी देखना बड़ा भाता था और हमें भी देखना बहुत भाता था। कुछ ऐसा ही दृश्य होएगा पेपर में। तो इसलिए आपको जरूरी यह है, आप प्रतिदिन रेगुलरली, भले 5 सेंटेंस बनाएं आप, लेकिन रेगुलरली रिवीजन जरूरी, रिवीजन तो मस्ट है। देखिए जब सेंटेंस बनाएंगे आप तो जाहिर तौर पर न्यू वर्ड्स भी आएंगे आपके सामने, नए नए शब्द आएंगे। चूंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है तो ये तो जरूरी नहीं कि हर शब्द की इंग्लिश आपको आ ही जाए, नहीं आएगी, सीखना पड़ेगा। हिंदी में भी सीखना पड़ता है ना। तो यही है कि आप ट्रांसलेशन प्रतिदिन बनाएं, भले आप टारगेट छोटा कर लें अपना, नो प्रॉब्लम। 10 बोला तो 5 बनाएं, 5 बोला तो 3 बनाएं, चलेगा। लेकिन ट्रांसलेशन प्रतिदिन करते रहना है। जब तक आप इंग्लिश को फाइनली सीख नहीं जाते तब तक ट्रांसलेशन तो करना ही करना है। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा, आप इसको बदल दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट कोई और रख दीजिए, यहाँ भी सेम टू सेम यही शब्द कर दीजिए, यहाँ क्या ही रखिए, यहाँ कोई वर्ब बदल दीजिए, ऐसे देख के बना सकते हैं आप। ठीक है, चाह है तो राह है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहां राह है, रास्ता तो निकल ही आता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर क्लीन कर देते हैं। इसी के साथ लगभग हमारे पास 5 मिनट्स का टाइम बचा है। घड़ी कर रही है इशारा कि घर पे काम है बहुत ढेर सारा। ठीक है बच्चा लोगों, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, क्लीन कर देता हूं। कल बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मिसलानियस सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, जिसमें आएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप, सभी मिक्स होंगे सेंटेंस। और उसके बाद फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका फिनिश होने की कगार पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आवश्यकता के हिसाब से यूपी बोर्ड चूंकि एग्जाम भी है तो 10वीं और 12वीं के एग्जाम ओरिएंटेड व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स, ऑल थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड वेरी इजिली। तो उसकी सूचना आप लोगों को चैनल पे दे दी जाएगी कि किस दिन लाइव आना है। लाइव पेपर PYQ भी हल कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी हल कराया जाएगा। उसकी सूचना आपको चैनल पे पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। और इसके बाद जैसे इंटरमीडिएट में होमोफोन्स, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms, phrases and many more, and one more topic that is asked for 10 marks, जो 10 नंबर के लिए पूछा जाता, आर्टिकल। आर्टिकल आने लगा है, पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड बदला है तो अब आर्टिकल आने लगा है। एस्से के प्लेस पे आर्टिकल। निबंध पहले आता था 250 नंबर का, 250 शब्दों में लिखना होता था, अब उसकी वर्ड लिमिट भी कम कर दी गई है, नंबर बढ़ा दिए गए हैं। वर्ड लिमिट है 100 to 150, 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनेगा, हाउ टू राइट एन आर्टिकल बेटर, एक आर्टिकल बेहतर ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। डोंट वरी बच्चों, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।